बच्चों, आपने अभी देखा कि जब हम जिंक को कॉपर सल्फेट विलयन में डालते हैं तो कॉपर सल्फेट विलयन का रंग कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर धातु अपचयित हो जाती है, जो कि जिंक के ऊपर जमा हो जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिया, जिससे वह 2+ उस पर आवेश आ गया, जबकि कॉपर ने इलेक्ट्रॉन लिया और वह कॉपर के रूप में अपचयित हो गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिंक कॉपर को इलेक्ट्रॉन देकर उसे कॉपर के रूप में अपचयित कर देता है, जिससे विलयन का रंग फीका हो जाता है। दूसरी ओर जब हमने जिंक सल्फेट के विलयन में कॉपर की छीलन डाली तो यहाँ पर कोई अभिक्रिया नहीं हुई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कॉपर जिंक को अपचयित नहीं कर पाया। इसी तरह से जब हमने लोहे की कीलों को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला तो कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग फीका हो गया, क्योंकि वहाँ पर फेरस सल्फेट बन गया तथा कॉपर धातु अपचयित हो गई, जो कि जिंक की कीलों के ऊपर जमा हो गई। यहाँ पर आयरन का ऑक्सीकरण हुआ तथा कॉपर धातु का अपचयन हुआ। इसी तरह जब हमने फेरस सल्फेट के विलयन में जिंक की दाने डाले तो यहाँ पर जिंक सल्फेट बना तथा आयरन धातु अपचयित हुई। इसीलिए फेरस सल्फेट का हल्का पीला रंग जिंक सल्फेट बनने की वजह से लगभग रंगहीन हो गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि जिंक धातु पुनः ऑक्सीकृत हुई तथा आयरन धातु यहाँ पर आयरन के रूप में अपचयित हो गई। इसी तरह जब हम फेरस सल्फेट के विलयन में कॉपर धातु डालते हैं तो कोई क्रिया नहीं होती है, फेरस सल्फेट का रंग फीका नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर धातु फेरस को उसके लवण विलयन में से अपचयित नहीं कर पाती है। तो बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं कि जिंक उस कॉपर धातु को उसके लवण विलयन में से अपचयित कर देता है। जिंक फेरस सल्फेट में से फेरस धातु को भी अपचयित कर देता है। वहीं जिंक फेरस सल्फेट में से फेरस धातु को अपचयित कर पाता है, लेकिन कॉपर ना तो जिंक धातु को अपचयित कर पाता है और ना ही फेरस सल्फेट में से फेरस धातु को अपचयित कर पाता है। इसका मतलब ये है कि अपचायक क्षमता जिंक की सबसे ज़्यादा है, आयरन की उससे कम है तथा कॉपर की सबसे कम है। दूसरी ओर यदि हम कहें कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, तो वो सबसे ज़्यादा कॉपर की है, उससे कम आयरन की है तथा सबसे कम जिंक की है। इसी तरह से बच्चों, हम अन्य तत्वों को भी उनकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता के आधार पर
एक श्रेणी में व्यवस्थित कर सकते हैं, जिसे हम सक्रियता श्रेणी भी कहते हैं। और इस तरह से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता के आधार पर जो श्रेणी बनाई गई है उसे हम वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है।